Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7th history social science chapter number 6. Okay, towns, traders and craftsperson. All right, and students, today we have to read from page number 78. Okay, and this is video 2. All right, video second of chapter number 7. So it's a video second. All right students, so now let's start. A network of small towns. Okay, network means students जाल. Okay, संजाल होता है, यहाँ हम इसे जाल कह सकते हैं. ठीक है, ऑफ स्मॉल टाउन्स, छोटे नगरों का जाल हम पढ़ेंगे. ऑल राइट, छोटे नगरों का जाल. From the 8th century onwards, from the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. They usually had a mandapika. Mandapika or mandi of later times, to which nearby villagers brought their produce to sell. They also had market streets called hata, या हाट हम बोलते हैं, हाट ऑफ लेटर टाइम्स, lined with shops. Beside there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. While some traders lived in the town, others travelled from town to town. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut, and spices like pepper. Okay. So now explanation of this paragraph, students. From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं, अगर 8वीं शताब्दी की हम बात करें तो 8वीं शताब्दी से ही जो हमारा देश था, उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का नेटवर्क बिछने लगा था, एक छोटे छोटे नगरों का जाल बिछने लगा था. ओके, दीज प्रोबेबली इमर्ज्ड फ्रॉम लार्ज विलेजेस, और यह शायद उनका जो ये जाल बना छोटे छोटे नगरों का, ये बड़े बड़े गांव से हुआ था. ओके, मीन्स कि संभवतः उनका जो प्रादुर्भाव था वे बड़े बड़े गांव से हुआ था. ऑलराइट, दे यूजुअली हैड अ मंडपिका. ओके, दे यूजुअली हैड अ मंडपिका और मंडी और लेटर टाइम्स टू विच नियर बाई विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल. ओके, और स्टूडेंट्स, उनमें आमतौर पर मंडपिका, जिसे कि बाद में क्या कहा जाता था, मंडी कहा जाता था. तो ये मुख्य रूप से आमतौर पर एक मंडपिका होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी फसलों को, अपनी उपज को बेचने के लिए लाते थे. ओके, दे ऑल्सो हैड मार्केट स्टेट्स कॉल्ड हाट. ओके, हट बोलते हैं. तो उनमें ऐसी गलियां थी जहाँ पे, कुछ ऐसी गलियां भी थी जहाँ दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था, और बाद में उनको क्या कहा जाने लगा, हाट कहा जाने लगा. पहले तो उनको हट कहते थे और बाद में हाट कहा जाने लगा. उसका मतलब होता था लाइंड विथ शॉप्स, मीन्स दुकानें एक कतार में. ठीक है, तो वे क्या होती थी, उसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें एक कतार में लगी रहती थी. All right. Besides, there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar maker, toddy maker, smiths, stone masons, etc. Okay students, इसके अलावा बाद में विभिन्न प्रकार के जो आर्टिशंस थे, विभिन्न प्रकार के जो कारीगर थे, जैसे कि पॉटर्स, पॉटर मीन्स कुम्हार. ओके, ऑयल प्रेशर मीन्स जो तेल निकालते थे, तेलिया, एंड सुगर मेकर, शक्कर बनाने वाले, चीनी बनाने वाले, एंड टॉडी मेकर बोलते हैं ताड़ी बनाने वालों को. ठीक है, क्या किसे बोलते हैं, ताड़ी बनाने वाले. एंड स्मिथ्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स, स्मिथ मीन्स सुनार. ओके, एंड स्टोन मेकर्स. ओके, सुनार और लोहार आ जाएंगे स्मिथ में. ओके, गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार होता है, ब्लैक स्मिथ लोहार होता है. एंड स्टोन मैसन मीन्स होता है पत्थर तोड़ने वाले, राज मिस्त्री.
ठीक है। तो आदि के अलग अलग बाजार होते थे। While some traders lived in the towns, other traveled from town to town. ओके, कुछ व्यापारी तो इस नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे और कुछ लोग अन्य नगरों से घूम घूम कर बेचने और खरीदने का काम किया करते थे। ओके, Many came from far and near to these towns to buy local article and sell product to distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. Okay, और students आस पास के, ठीक है, many come from near, far and near, आस पास के लोग और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में वहाँ की स्थानीय जो उपज होती थी, लोकल आर्टिकल्स मीन्स जो वहाँ के स्थानीय सामान होते थे, स्थानीय उत्पाद होते थे, उनको खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, ठीक है, जैसे कि हॉर्सेस घोड़े, सॉल्ट नमक, कैम्फर कपूर, सैफरन केसर, बेटल नट पान सुपारी एंड पेपर मीन्स काली मिर्च आदि के लिए बेचने आदि के लिए आते थे। ठीक है, तो क्या होता था स्टूडेंट्स, 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप के जो अनेक छोटे छोटे नगरों का जाल बिछने लगा था और वे ऐसे हुआ, वे बड़े बड़े गांव से उसका विकास हुआ। उनमें आमतौर पर मंडपिका, जिसे मंडी कहा जाता था, आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए वहां आते थे और उनमें कुछ ऐसी गलियां भी थी जहां पर दुकानें और बाजार कतार में लगे रहते थे, लाइन में लगे रहते थे, जिन्हें हट और बाद में हाट कहा जाने लगा। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कारीगर, शिल्पी जैसे कुम्हार, तेल बनाने वाले, तेल निकालने वाले, ऑयल प्रेशर जिन्हें कहा जाता है, शक्कर बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। और कुछ व्यापारी तो उसी नगर में रहकर स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगरों में घूम घूम कर बेचने और खरीदने का काम करते थे। और इसी में स्टूडेंट्स आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने में, यानी कि जो वहाँ की लोकल आर्टिकल्स होती थी, जो स्थानीय उपज होती थी, उसे खरीदते थे और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि जो दूर से सामान लेने, सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस जैसे हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फर का सैफरन आदि को बेचने के लिए यहाँ आते थे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है, अ सिटी मार्केट, शहर की बाजार का ये पिक्चर है। ओके, यूजुअली a samanta, or in later times a jamidar, built a fortified palace in or near these towns. They levied taxes on traders, artisans and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscriptions that have survived to this day. Okay, so usually a samanta. Okay students, तो आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर जब कोई सामंत, ठीक है, जब कोई सामंत यानी परवर्ती काल का कोई जमींदार जब होता था, इन लेटर टाइम्स अ जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस, वे इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर क्या बना लेते थे, नियर दिस टाउन्स, यहाँ पर पैलेस बना लेते थे, फोर्टिफाइड पैलेस बनाते थे। तो आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। दे लीविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिसंस एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स। ओके, दे लीव्ड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, लीव्ड मीन्स उनसे कर लगाना, ठीक है, कर लेना। तो ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार भी उन्हीं स्थानीय मंदिरों को क्या कर देते थे, प्रदान कर देते थे। ओके, एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स, और कभी कभी इस कर को वहाँ के स्थानीय मंदिरों को डोनेट भी कर देते थे, विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या जो संपन्न व्यापारी द्वारा कराया गया होता था।
दीज राइट्स, ये जो अधिकार थे स्टूडेंट्स, ये अधिकार वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस मीन्स अभिलेख. ओके, इन अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है. दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे, जो आज भी पाए जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टैक्सेस ऑन मार्केट्स. अब हम पढ़ेंगे कि बाजारों पर कैसा कर लगाया जाता था. ठीक है, टैक्सेस ऑन मार्केट्स, बाजारों पर कर. ओके, the following is a summary from a 12th century inscription from Rajasthan which list the dues that were to be collected by temples authorities. Okay, तो द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम राजस्थान. यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का ये सारांश है. विच लिस्ट द ड्यू दैट वर टू बी कलेक्टेड बाय टेम्पल ऑथोरिटीज. ओके, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं. देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑन. ओके, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, जैसे सुगर एंड जैगरी. सुगर मीन्स शक्कर एंड जैगरी मीन्स गुड़. डाई मीन्स रंग. थ्रेड मीन्स धागा एंड कॉटन और कपास. ऑन कोकोनट, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सेसमी ऑयल ऑन क्लोथ्स. और इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अलावा किन चीज़ों में लिया जाता था? ऑन कोकोनट नारियल पर, सॉल्ट नमक पर, एरिका नट्स सुपारी पर, ठीक है, एंड बटर मक्खन पर, सेसमी ऑयल तिल के तेल पर, एंड क्लोथ ऑन क्लोथ और कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे. ओके, besides there were taxes on traders, on those who sold metal goods, on distillers, on oil, on cattle fodder and on loads of grain. ठीक है, इसके अलावा व्यापारियों पर, ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों पर, आसवकों पर, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे. ठीक है, इनके अलावा इन चीज़ों पर तो लगता ही था, और इनके अलावा व्यापारियों पर कर लगाए जाते थे. जो धातु बेचते थे उन पर कर लगाए जाते थे. जो डिस्टिलर्स होते थे, जो तेल शोधन का काम करते थे या अन्य शोधन का काम करते थे, उन पर लगाए जाते थे. तेल पर लगाया जाता था. कैटल फॉडर, किसके पास पशु होता था उसके चारे पर, पशुओं पर, और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे. ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी चीज़ों पर क्या होता था? कर लगाया जाता था. Some of these taxes were collected in kind while others were collected in cash. Okay, तो इनमें से कुछ जो कर होते थे स्टूडेंट्स वर कलेक्टेड इन काइंड. ठीक है, इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में, while others were collected in cash, और कुछ को नकद रूप में वसूला जाता था. तो ये जो कर थे, अगर ये वस्तुओं के रूप में भी इनको वसूल किया जाता था जिनके पास कैश नहीं होता था, और या फिर इनको किसी वस्तु के रूप में या फिर कैश के रूप में, नकद के रूप में इनको वसूला जाता था. ओके, फाइंड आउट मोर अबाउट प्रेजेंट डे. ओके, find out more about present day taxes on markets. Who collects these? How are they collected? And what are they used for? Okay, तो स्टूडेंट्स, आज बाजार पर लगने वाले जो कर हैं, वर्तमान में बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करिए, और ये प्राप्त करिए, ये पता करिए कि इन्हें कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और इनका प्रयोग किस काम के लिए होता है. हमने ये सब प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम जैसे कि आज हम लोग जितने भी लोग हैं वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के हमारे पेरेंट्स कर देते हैं, जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, लैंड टैक्स है. ठीक है, तो बहुत सारे कर हम चुकाते हैं. तो उन्हें कौन सबमिट करता है, कौन लेता है उन करों को, और किस रूप में लिया जाता है, और उनका जो कर लिया जाता है उसका किस काम के लिए इस्तेमाल होता है. तो उसका जो जितना भी गवर्नमेंट हमसे कर लेती है स्टूडेंट्स, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल होता है, और आर्मी के लिए उसका इस्तेमाल होता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रेडर्स के बारे में, व्यापारियों के बारे में, बड़े और छोटे व्यापारी. ओके, there were many kinds of traders. Okay, there were many kinds of traders. These included the Banjaras, see also chapter 7. Several traders, especially horse traders, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who brought
हॉर्सेस. ओके, देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स. विभिन्न प्रकार के व्यापारी होते हैं. ओके, होते थे उस समय. दीज इंक्लूडेड, उन व्यापारियों में कौन इंक्लूड थे? सबसे पहले बंजारे इंक्लूड थे. ठीक है, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे. उसके बारे में हम चैप्टर 7 में हम देखेंगे. सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, और अनेकों व्यापारियों में विशेष रूप से जो घोड़ा व्यापारी होते थे. ठीक है, जो घोड़े के व्यापारी होते थे, फॉर्म्ड एसोसिएशन, वे अपना संघ बनाते थे. ठीक है, वे क्या बनाते थे? अपना संघ बनाते थे. विथ हेडमैन, और उसमें मुखिया भी बनाते थे. हु नेगोटिएटेड ऑन देयर बिहाफ विथ वेरियस हु बॉट हॉर्सेस, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था. ओके, तो जो हम अगर बड़े और छोटे व्यापारियों की बात करें स्टूडेंट्स, तो बड़े और छोटे व्यापारी होते थे. कई प्रकार के व्यापारी होते थे. उनमें बंजारे लोग, ठीक है, उनमें कौन होते थे स्टूडेंट्स? बंजारे लोग शामिल थे. और उसके साथ साथ उसमें घोड़ा व्यापारी, ओके, घोड़ा व्यापारी होते थे. लेकिन जो भी घोड़ा व्यापारी होते थे वे अपना संघ बनाते थे. वे अपना क्या बनाते थे? संघ बनाते थे. और उस संघ बनाते समय उनका एक मुखिया भी बनाते थे. और वही मुखिया घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से क्या करता था? बातचीत करता था. ऑलराइट. Now next paragraph, since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravan and formed guilds to protect their interest. Okay. There were several such guilds in India. Okay, there were several such guilds in South India from the 8th. So students, since trader had to pass, all right, since trader had to pass through many kingdoms, चूँकि व्यापारियों को स्टूडेंट्स अनेकों राज्य तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था. ठीक है, जितने भी व्यापारी थे वे अपनी चीज़ों की बिक्री हेतु, उनको खरीदने हेतु एक जगह से दूसरे स्थान जाते थे. और उस रास्तों में, उन मार्गों में उन्हें विभिन्न प्रकार के जंगल मिलते थे. विभिन्न प्रकार के साम्राज्यों से वो होकर गुजरते थे. ठीक है, तो चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, सो इसलिए वे क्या करते थे? दे यूजुअली ट्रैवल्ड इन कारवां एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. ओके, तो इसलिए वे हमेशा कारवां मीन्स काफिले में, मीन्स बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा करते थे. अपने खाने पीने का सामान लेकर, अपने टेंट का रहने का सामान लेकर, झुंड में, बहुत बड़े झुंड में, कारवां में वे क्या करते थे? यात्रा करते थे. काफिला बनाकर वे यात्रा करते थे. और अपने हितों की रक्षा के लिए एक व्यापार संघ, जिसे गिल्ड बोलते हैं. ठीक है, गिल्ड मीन्स एक संघ, एक एसोसिएशन, एक व्यापार संघ वे बनाते थे, ताकि वो क्या हो सके? उनके हितों की रक्षा हो सके, कोई उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, उनका शोषण ना करें. ओके, There were several guilds in South India from the 8th century. अनेकों इस प्रकार के संघ हैं दक्षिण भारत में. ठीक है, 8वीं शताब्दी से अनेकों इस प्रकार के गिल्ड्स बनाए गए हैं, अनेकों संघ ऐसे बनाए गए हैं. ओके, now next page students. So the most famous being the मानिग्रामन एंड नानादेशी. ओके, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परिवर्ती काल में ऐसे अनेक संघ थे. ठीक है, उनमें जो सबसे प्रसिद्ध संघ है वो पहला संघ क्या है? मणिग्रामम है. और दूसरा है नानादेशी. ठीक है, मणिग्रामम और नानादेशी. ऑलराइट. और इसके अलावा दीज गिल्ड्स ट्रेडेड, गिल्ड्स मीन्स संघ स्टूडेंट्स. ठीक है, दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. ठीक है, तो जो ये व्यापार संघ थे, गिल्ड्स मीन्स व्यापार संघ, जो ये व्यापार संघ थे ये प्रायद्वीप के, पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के भीतरी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते रहते थे. ओके, देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज. ओके, देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चैतियार एंड द मारवाड़ी ओसवाल who went on to become the principal trading groups of the country. Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniyas and Muslim Bohras, traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia, and China.
They sold textile and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa and spices. Okay, tin, Chinese, blue pottery and silver from Southeast Asia and China. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत से क्या थे, व्यापारी थे, बहुत से ऐसे समुदाय थे जैसे चेटियार और मारवाड़ी ओसियाल, ऐसे समुदाय थे जो आगे चलकर देश के बहुत ही बड़े व्यापारी समूह बन गए। ठीक है, और उसमें जैसे कि हमें मालूम है गुजरात में बहुत अच्छे व्यापारी हैं, हिंदू बनिया, मुस्लिम बोरा, दोनों ऐसे समुदाय शामिल हैं जो व्यापार में के लिए बहुत लोकप्रिय हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेटियार, ठीक है, लाइक द चेटियार एंड द मारवाड़ी ओसवाल हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ द कंट्री। ओके, बहुत सारे ऐसे इनके अलावा, ठीक है, मणिग्रामम और नाना देसी के अलावा चेटियार और मारवाड़ी, ठीक है, चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो बाद में आगे चलकर देश के बहुत ही प्रधान, हम कह सकते हैं, मुख्य व्यापारी समूह बन गए। ओके, गुजराती ट्रेडर्स, गुजराती व्यापारी जिसमें कि इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियास, ठीक है, गुजराती व्यापारी और हिंदू बनिया के जो समुदाय हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, एंड मुस्लिम बोरा, और उसमें मुस्लिम बोरा भी शामिल हैं, ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ठीक है, तो इनमें स्टूडेंट्स गुजराती व्यापारियों, हिंदू बनिया और मुस्लिम बोरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक, कहाँ पर, रेड सी, लाल सागर तक, ठीक है, दूर दूर तक रेड सी, लाल सागर, पर्सियन, फारस की खाड़ी, ओके, पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ईस्ट अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना तक वे जाते थे व्यापार करने के लिए। वे इतनी जगह पर क्या करते थे, व्यापार करते थे। ऑलराइट, एंड दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स, और वे इन बंदरगाह पर, टेक्सटाइल्स मीन्स वस्त्र, कपड़े, ठीक है, और वे इन स्थानों पर कपड़े और मसाले, स्पाइसेस मीन्स मसाले बेचते थे। ठीक है, एंड इन एक्सचेंज ब्रॉड गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइसेस, टिन, चाइनीज, ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और स्टूडेंट्स वे क्या करते थे, सबसे पहले तो वे जितने भी पोर्ट थे इन बंदरगाहों में कपड़े और मसाले बेचते थे, और बदले में, उसके बदले अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के ब्लू पॉटरी, ठीक है, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी आदि वे लाते थे। ठीक है, सिल्वर वो क्या करते थे, लेते थे। ओके, The towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christians traders. Indian spices and cloth sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profits. Spices grown in tropical climates, pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc., became an important part of European cooking, and cotton cloth was very attractive. This eventually drew European traders to India. We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. The towns on the west coast were home to Arab. Okay, तो जो पश्चिमी समुद्र तट पर, पश्चिमी तट के जो नगर थे, ओके, पश्चिमी तट के नगरों में कौन कौन, अरबी, पार्शियन, फारसी, ठीक है, अरबी, फारसी, चीनी, ज्यूइश मीन्स यहूदी, एंड साइरियन क्रिश्चियंस, ठीक है, और सीरिया के ईसाई बस गए थे। कहाँ पर, समुद्र तट के किनारे, पश्चिमी समुद्र तट के किनारे नगरों में अरबी लोग, ठीक है, अरब यानी अरबी लोग, एंड पार्शियन, फारसी लोग, चाइनीज़ लोग, चाइना के लोग, यहूदी लोग, और सीरिया जो क्रिश्चियंस थे, सीरिया ईसाई लोग वहाँ पर बस गए और व्यापार करने लगे। ओके, इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स, ठीक है, भारतीय मसाले और कपड़े सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स, इनको लाल सागर के बंदरगाह में बेचा जाता था। वर परचेस्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स, और इनको कौन खरीदता था, इटली के ट्रेडर्स खरीदते थे, यानी इटालियन जो व्यापारी होते थे वे खरीदते थे इनको। ठीक है, उनके द्वारा खरीदा जाता था और इनको लाल सागर के बंदरगाह में बेचा जाता था। ओके, एंड वहाँ से
इटली के व्यापारियों द्वारा इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट, और फिर ये यूरोप के बाजार में वहाँ से जाता था, फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, और वहाँ से ये लोग बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ उठाते थे। ओके, स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, और जो मसाले ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो मसाले उगाए जाते थे, जैसे कि पेपर, ओके, काली मिर्च, सिनेमन यानी दालचीनी, नटमैग यानी जायफल, ड्राइड जिंजर मीन्स सूखा अदरक जो होता है, ठीक है, सौंठ जिसे हम बोलते हैं, तो ये आदि चीज़ें उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगती थी, जो कि बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग, जो कि यूरोपियन पाक कलाओं में, यूरोपियन पाक में, यूरोपियन किचन में, यूरोपियन खाना बनाने की चीज़ों में बहुत ही यूरोपियन व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, ठीक है। एंड कॉटन क्लॉथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव, और जो सूती कपड़े थे वे बहुत ही क्या थे, अट्रैक्टिव थे, लुभावने थे, बहुत ही आकर्षक होते थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो यूरोपीय व्यापारी थे वे भारत तक खींच लाए, ठीक है। दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और यही चीज़ें, कौन सी चीज़ें, पेपर, सिनेमन, नटमैग, ड्राइड जिंजर, ओके, और कॉटन क्लोथ्स यूरोपियन व्यापारियों को धीरे धीरे भारत खींच लाए। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैसे, ठीक है, कि कैसे समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप कैसे बदला, और इसके बारे में हम आगे को पढ़ेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स काबुल के बारे में, ठीक है। काबुल विथ इट्स रस्ट माउंटेनियस लैंडस्केप, काबुल इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान बिकेम पॉलिटिकली एंड कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द 16th century. Okay, 16th century onwards, Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. Besides, trade in horses was primarily carried on through this route. In the 17th century, Jean-Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amounted 30,000 annually, which was a huge sum in those days. Camels carried dried fruits, dates, carpets, silks, and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. Okay, slaves were also brought here for sale. Okay, तो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स काबुल के बारे में। तो विथ इट्स रस्ट माउंटेनियस लैंडस्केप, ठीक है, काबुल अपनी विषम भूदृश्य मीन्स रस्ट, विषम मीन्स की बहुत ही रफ जो वहाँ का लैंडस्केप है, और पहाड़ी भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, ठीक है, विथ इट्स रस्ट माउंटेनियस लैंडस्केप, काबुल इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो कि आजकल अफगानिस्तान में है, बिकेम पॉलिटिकली एंड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट, जो राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप में 16वीं शताब्दी में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था। ओके, फिर से सुनिए, काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी में राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बन गया। ओके, काबुल एंड कांधार वर लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। ओके, और साथ में काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। ओके, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग से जुड़े होते। बिसाइड्स ट्रेड इन हॉर्सेज वॉज प्राइमरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट, ऑलराइट, और इसके साथ साथ घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था, काबुल में ही होता था, ऑलराइट। तो इसकी वजह से इन द 17th century, 17वीं शताब्दी में बैप्टिस्टे टैवर्नियर ने अनुमान लगाया, ठीक है, जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर, अ डायमंड मर्चेंट, जो कि क्या थे, हीरे के व्यापारी थे, एस्टिमेटेड, उन्होंने अनुमान लगाया, द हॉर्स ट्रेड एट काबुल अमाउंटेड ₹30,000 एनुअली। तो उन्होंने अनुमान लगाया, किसने, जो कि हीरों के एक सौदागर थे 17वीं शताब्दी में, उन्होंने अनुमान लगाया, जिनका नाम था बैप्टिस्टे टैवर्नियर। तो उन्होंने यह एस्टिमेट किया, यह अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता है, जो उन दिनों में एक बहुत ही भारी रकम मानी जाती थी, विच वॉच अ ह्यूज अमाउंट इन दीज डेज। ओके, कैमल्स कैरी ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट्स, सिल्क एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स, ओके, एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट एंड एल्सवेयर। और इसी प्रकार से जो घोड़े थे
स्टूडेंट्स, ठीक है। तो काबुल से वे घोड़े मेवे, ठीक है, मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे, ठीक है। ऊँटों पर कैसे क्या 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 चीज़ें लाई जाती थी? फल, मेवे, डेट्स, खजूर, कारपेट्स जो दरिया होती, गलीचे होते हैं, एंड रेशम और इवन फ्रेश फ्रूट्स और ताजे फल भी महाद्वीप में लाए जाते थे। काबुल से घोड़ों पर, ऊँटों पर लाद कर लाया जाता था। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्लेव्स वर ऑल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल। और साथ में स्लेव्स मीन्स जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। ऑलराइट, तो ये है काबुल की हिस्ट्री। ओके, एज यू कैन सी ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉच अ ग्रेट circulation of people and goods. What impact do you think this would have had on the lives of people in towns and villages? Make a list of artisans living in town. As you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस काल के दौरान, ठीक है स्टूडेंट्स, इस काल के दौरान देयर वॉच अ ग्रेट सर्कुलेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स, ठीक है। इस काल के दौरान लोगों तथा माल का, उनके सामान का आना जाना लगा ही रहता था। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट impact do you think this would have had on the lives of people in towns and villages? तो आपको क्या लगता है, आपके विचार से जो इस आवाजाही थी, जो ये भीड़ भाड़ था, ये जो आना जाना था नगरों तथा गांव का, उनका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? ओके, एंड इसके साथ मेक अ लिस्ट ऑफ आर्टिसन में शिल्पकार, काश्तकार, मेक अ लिस्ट ऑफ आर्टिसंस लिविंग इन टाउन्स। और इसके साथ साथ नगरों में रहने वाले कारीगरों के बारे में सूची बनाइए, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ गए स्टूडेंट्स कि इस काल में, मध्य युग में के दौरान लोगों तथा मालों का आना जाना लगा ही रहता था। तो आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों तथा गांवों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? ओके, और इसके साथ नगरों में रहने वाले कारीगर जो हमने अभी चैप्टर में पढ़े, तो कौन कौन से कारीगर नगरों में रहते थे उसकी भी आप एक सूची बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप रफ कॉपी में ये सारा रिटर्न वर्क करिएगा। ओके, एंड वी विल चेक लेटर. All right, when our school will reopen. Now today class is over, students. All right, tomorrow I will be back with another topic of this chapter. So till then students, take care, bye bye, have a nice day.